how to start our own export and import business in India. If somebody wants to start their export business, how they have to go with these procedures, how they can start their export business and make it successful in India, basically. So at the beginning, we have to select the name for our export firm. The first most important and most crucial part is the name selection. It is just like यू सेलेक्ट द नेम फॉर योर ओन चिल्ड्रन. एक नया बोर्न बेबी होता है, उसका नाम जैसे सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज. द डिफिकल्टीज कम्स व्हेन वी सेलेक्ट द नेम फॉर अवर एक्सपोर्ट बिजनेस. इट इज अ वेरी ग्रेट चैलेंज, बट क्या करना है हमें? वी हैव टू फोकस एंड वी हैव टू सेलेक्ट द नेम विद लॉट्स ऑफ रिसर्च. हमें पहले रिसर्च करनी है एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द नेम ऑफ आवर रिसर्च फर्म, सो दैट एक यूनिकनेस और एक जो ब्रांड बिल्डिंग वाली जो बात है वो बेसिकली होनी चाहिए उसके अंदर. तो हमें नेम जो सेलेक्ट करना है उसके लिए क्या देखना है? सबसे पहले हमें प्रीफिक्स, नाम के पहले क्या लगना चाहिए. लाइक सपोज वी आर वर्किंग इन द टेक्सटाइल सेगमेंट, तो कुछ लाइक राज टेक्सटाइल, राजपुताना मार्बल्स इफ यू आर डीलिंग इन मार्बल्स, और मारवाड़ masalas, Marwad, we can say textiles, or handicraft, Marwad handicraft, Taj exports. Suffix should be like आपका जो सुफिक्स होना चाहिए, यानी नेम का जो लास्ट पार्ट है, दैट शुड डिस्प्ले कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉर्म है या फिर एक इंटरनेशनल फॉर्म है. तो इसमें हम क्या नेम यूज कर सकते हैं? एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल, ग्लोबल, ओवरसीज, एक्सिम विच रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इम्पेक्स ऑल्सो. इम्पेक्स इट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस बेसिकली. आफ्टर दैट, जैसे हमने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जो मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट रहेगा, दैट विल बी ओपनिंग योर करंट अकाउंट ऑफ द फर्म. तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन. वी कैन गो फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म सिंपली, अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर रहे हैं. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद private limited company, we can register also as an private limited company and we have to register for GST also. तो हमें सबसे पहले जो important part है बेसिकली वो है, सबसे पहला पार्ट था नेम सिलेक्शन, वो हमने डिस्कस कर लिया है. नेम सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखना है, वी हैव टू फॉलो लॉट्स ऑफ बेसिकली वी कैन से कि लॉट्स ऑफ ध्यान हमें बेसिकली इसमें रखना पड़ेगा. बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है नेम सिलेक्शन. उसके बाद रहेगा करंट अकाउंट ओपन कराना. करंट अकाउंट कहां पर ओपन करवाएं? वेयर वी शुड गो टू ओपन अवर करंट अकाउंट? हमें एक बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो? ट्रेड फाइनेंस की जो ब्रांच जो है वो वहां पर होनी चाहिए. ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर बैंक में होना चाहिए. तो उस बैंक के साथ हमें जाना है, हमारा करंट अकाउंट ओपन कराना है, सो दैट वी कैन टेक अवर पेमेंट्स इन दैट करंट अकाउंट. पेमेंट्स करना, पेमेंट रिसीव करना सब उसमें होगा. आफ्टर दैट वी हैव टू गेट अवर IEC नंबर. IEC इट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है, इट इज अ वेरी इकोनॉमिक वर्क विच इज टू बी डन बाय dgft.gov.in. यहां पर कोई भी पर्सन जाकर के खुद से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो रजिस्टर कर सकता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्टर करने के लिए आपको ओनली यू हैव टू पे फॉर 500 रुपीज एंड योर फर्म इज रेडी टू एक्सपोर्ट. आपको सिर्फ 500 रुपया पे करना है. आपका कुछ इस तरीके का लाइक दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा विद द नेम ऑफ योर फर्म एंड योर IEC नंबर. IEC नंबर विल बी सेम एज योर पैन कार्ड नंबर. आपका जो पैन कार्ड नंबर है सेम वही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. इंडिया में बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वर्क कर रही है. लाइक इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो सिल्क के अंदर ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज को सपोर्ट करता है. देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, जो कि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर फर्म्स को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत हेल्प करता है. देयर इज अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो अपैरल्स के अंदर डील करने वाली कंपनीज के काम आएगा.
they have to go there and get a RCMC registration cum membership certificate from that particular body, that particular promotion council. What will be the benefit of this council's registration? They will help you throughout the export procedure, as well as if there are some technical difficulties you are facing with government departments, with private firms, or also overseas, they will also help you. Secondly, they will help you in going into various, we can say, trade fairs जो organize होते हैं उनमें जाने के लिए they will also help you. They will also tell you about the various procedures to do business in various countries. Next, after getting registered for our IEC certificate, EPCH, we have to go and design our company's website. I personally prefer you should choose a .com domain for your website. Knock knock. Are you listening me? आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल आ रही जी। ओके, दैट्स ओके। क्योंकि बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रहा था आपकी तरफ से, तो मैंने कहा पूछ लूं, मे बी आवाज नहीं आ रही हो क्या पता। ओके, मैंने साइलेंट कर रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट अ नेम ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का नेम जो आपको सेलेक्ट करना है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो रहेगा ना, आपका नेम सिलेक्शन ऑफ वेबसाइट एज वेल एज नेम सिलेक्शन ऑफ योर कंपनी, बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। हमें क्या करना है, जब हम अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी शुड सर्च about the domain name .com available with our company names. प्रेफर यही करना है कि .com हमें मिल जाए, because .com is a representation of commercial domain and it is widely famous domain for our company. That will give their own advantage to us. Like suppose I'm saying that we have registered a firm ABC Exim. So search for abcexim.com is available or not. Fine. If we get that .com domain, that is very much beneficial for us. Search for the .com domain and try to register the .com domain for our company. After that, once you just registered your .com domain, get your professional website ready from some professional people who are working in web development field, and get a dynamic website so that you can access it on, your client can access it on laptop, tablet, and mobile phone. After that, once you registered your website, make your website. When you developed your website fully loaded with your content, your product pictures, then go and start for the marketing through various digital media, like marketing on internet में क्या आएगा, there is Google is also one of the prime search engine worldwide. It is accepted. And also you have to go for the email marketing. You have to drop emails to various clients, various buyers of that particular segment in which you are dealing. Also, we can go for the social media like Facebook, Twitter, and lots of social medias are working now. We can go for them also. Instagram marketing is also very famous. Trade fairs. Trade fairs are also one of the great source of advertising our company products. So you can go for that also. Now we are going to discuss a little bit about the export order processing, how the export order take place. In the previous slide, you seen that we have to do what we have to do. We have to do marketing of our product through email and various trade fairs, social medias. From here, what will we get? We will get some customer or buyer, or we can say prospective buyers, prospects, who may be or may not be our buyers. So now what we have to do, we have to send them photos of our product, offer, and performa invoice. Performa invoice, what it means, it contains the name of the product, their quantity, their specification, as well as their rates, their price, in preferably in USD. It also can be on euro or pound, fine, but preferably in USD.
After that, what will happen? We will get a purchase order from the importer. Importer जो क्या करेगा? They will give us a purchase order, and then there will be a negotiation part take place. Negotiation about amount, or we can say price. Then we will negotiate with them about the payment terms. Payment terms का मतलब क्या होता है? Basically, the method of payment will come to our account. वो किस तरीके से रहेगा उसका बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्कशन करना पड़ेगा. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेमेंट टर्म जो है उसको समझना और उसको डिसाइड करना पहले से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज अगर पेमेंट्स अगर आपकी कहीं पर होल्ड हो जाती है, दैट विल बी अ वेरी ग्रेट लॉस फॉर योर कंपनी एज वेल एज योर रेपुटेशन, एज वेल एज अगर आपकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं आती है तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, दे विल ऑल्सो हैंग यू बेसिकली. तो हमें क्या करना है? पेमेंट टर्म जो है वो बहुत डिसाइड करना है कि किस तरीके की पेमेंट टर्म हमारी होनी चाहिए. द बेस्ट पेमेंट टर्म फॉर एक्सपोर्टर इज कैश इन एडवांस, बट इंपोर्टर जो है इसको लीस्ट प्रेफर करता है, वो जल्दी से कैश इन एडवांस पे नहीं जाता है. ओपन अकाउंट इज लाइक importer is taking goods from you and says पैसा I will give after selling the goods. तो ये जो है एक्सपोर्टर के लिए वेरी वेरी रिस्की पेमेंट है, तो इस पे नहीं जा सकते इन इनिशियल स्टेज बेसिकली. एंड द बेस्ट एंड सुटेबल पेमेंट टर्म फॉर बोथ आर लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबके लिए बेस्ट रहता है, तो बेसिकली वी कैन गो फॉर दैट लेटर ऑफ क्रेडिट. ऑल्सो वी हैव टू सेलेक्ट फॉर द बेस्ट इंकोटर्म. इंकोटर्म बेसिकली क्या रहेगी कि कहां से माल या फिर गुड्स जो है वो उठाए जाएंगे बाय इंपोर्टर, या फिर एक्सपोर्टर जो है कहां तक गुड्स को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके देगा इंपोर्टर को, तो वो बेसिकली इंकोटर्म के अंदर रहेगा. उसका सिलेक्शन भी यहां पर कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग. द बेस्ट आई सेड लेटर ऑफ क्रेडिट जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट टर्म. तो बेसिकली मैक्सिमम ट्रेड जो होता है वो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर ही इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्म किया जा रहा है. इन दिस व्हाट विल हैपन? I say prefer to use letter of credit as payment term. Exporter receive letter of credit from his bank through importers bank. अब होगा क्या इसमें? बेसिकली इंपोर्टर जो है बायर विल कॉन्टेक्ट टू देयर बैंक. बायर विल कॉन्टेक्ट टू देयर बैंक. उनका बैंक क्या करेगा? दे विल गिव अ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इशू एंड सेंड इट टू द एडवाइजरी बैंक और द बैंक ऑफ सेलर और एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर के जो बैंक को क्या करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरवर्ड कर देगा. नाउ इंपोर्टर एडवाइस टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट. इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बेसिकली बोथ दोनों क्या करेंगे? नेगोशिएट करके टर्म्स ऑफ कंडीशन वो है लेटर ऑफ क्रेडिट की यहां पर डिफाइन करते हैं. Once you get the letter of credit, once you get the confirmed letter of credit that your payment is going to be secured, आपकी पेमेंट जो है वो बहुत secured है, don't worry about that. Now you have to do what you have to do. You have to fulfill the task of production and export of goods. अब क्या करना है? Now production, माल बनाना है. Also we have to take consider. Also we have to take कंसिडर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बिल्कुल, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट को, अगर इंटरनेशनल मार्केट में वी आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट, हमारी जो क्वालिटी है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट. उसके बाद वी हैव टू फोकस फॉर लेबलिंग एंड पैकेजिंग. पैकेजिंग एंड लेबलिंग दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू इंपोर्टर्स चॉइस, या इंपोर्टर की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग रहेगी. कैसे रहेगी? एक एग्जांपल लेकर के हम बात कर लेते हैं. लाइक सपोज इफ यू आर सेंडिंग गुड्स टू दुबई और अरब कंट्रीज, सो आपका जो पैकेज रहेगा उसके ऊपर आपको अरेबिक लैंग्वेज जो है उसके अंदर मार्क करना है, उसके अंदर राइट करना बहुत जरूरी है. और अगर आपको यही गुड्स जो है वो भेजना है, लाइक इंग्लैंड में भेजना है, यू हैव टू सेंड इट ऑन इंग्लैंड, तो यू हैव टू मार्क इन इंग्लिश. इंग्लिश होना बहुत जरूरी है उसके ऊपर लेवल पे, ठीक है. तो वो अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ इंपोर्टर या इंपोर्टर की जो कंट्री है वहां पर किस तरीके का प्रेफरेंस रहता है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेजिंग एंड लेबलिंग करनी पड़ेगी. इसके अलावा पैकेजिंग के पार्ट के अंदर यू हैव टू डू पैकेजिंग इन दैट पर्टिकुलर वे सो दैट आपका जो गुड्स है वो बिल्कुल सेफ रहे, गुड्स को नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो आपकी पेमेंट बिल्कुल स्पॉइल हो जाने वाली है, या फिर आपकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो खराब हो जाएगी. आपको पैकेजिंग जो है बेसिकली बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि
जब एक कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट जाता है तो सिंगल कार्टून जो है वो लेयर्स यहाँ रख करके नहीं जाती है। बेसिकली क्या होता है, कार्टून्स के ऊपर कार्टून्स की क्या होती है, स्टैकिंग होती है। बहुत सारे कार्टून्स एक के ऊपर एक के ऊपर यूं रखा जाता है। तो एटलीस्ट ये जो कार्टून्स है या फिर जो पैकेजिंग का मटेरियल है वो हमें अच्छी क्वालिटी का यूज करना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। फाइन। एक्सपोर्टर स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ आइटम एज पर द एलसी ऑर्डर। जैसा एलसी ऑर्डर हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बीच में वो क्या करता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर को कॉल करता है। दैट कैन बी अ प्राइवेट फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी चेकिंग की जो फर्म्स रहेगी उनको कॉल करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर आएगा एंड दे विल चेक द क्वालिटी एंड दे विल गिव द क्वालिटी सर्टिफिकेट फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो क्वालिटी सर्टिफिकेट अगर रिक्वायरमेंट है इंपोर्टर की तो वो यहाँ बनवाना पड़ेगा। इसके बाद हमें प्रोडक्ट कंप्लीट करना है, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग और लेबलिंग का काम यहाँ पर करना है। फाइन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कस्टम क्लियरेंस का पार्ट होता है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसके लिए ज्यादा डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। कस्टम का नाम आया तो एक दिमाग के अंदर एक छवि बनती है कि कस्टम ऑफिसर जो है वो रहेंगे, उनसे जाकर के कैसे डील करेंगे, हाउ वी विल डील विद देम। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास CHS क्लियरिंग हाउस एजेंट जो है या कस्टम हाउस एजेंट जो है वो रहते हैं। उनकी सर्विसेज वी कैन अवेल दो सर्विसेज ऑल्सो। So that makes our work very easy. They will do all the formalities with custom houses. We have to hand over just commercial invoice, packaging list to the clearing house agent, yeah, custom house agent, and they will go to the custom offices and they will make our shipment clear from them. Fine. And then what will they do? They will just call for the shipment to the inland container depot for custom clearance. Once it get cleared from there, we will get a order for let export or the product get passed for shipment. Once our product is get passed for shipment, we can now ship our product to the next country. Same time what will happen, quality inspection, fumigation and cargo stuffing जो है that will take part at the ICD inland container depot. There it will take part। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो स्टफिंग होगा। फ्यूमिगेशन एक यहाँ पर टर्म जो है वो एक नई टर्म आई है। फ्यूमिगेशन क्या होता है बेसिकली, फ्यूमिगेशन इज जस्ट लाइक स्टीरलाइजिंग द कंटेनर। कंटेनर को एक प्रकार से स्टीरलाइज करने का काम जो है वो फ्यूमिगेशन रहेगा। सम गैसेज आर देयर जिनके द्वारा कंटेनर को फ्यूमिगेट किया जाता है सो दैट any insects or bacteria, fungus, they should not damage the product or they should not get into the container. Fine. Now CHA will call quality inspector। यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन आएगा, वो चेक करेगा एंड ऑल्सो फ्यूमिगेशन एजेंसी को कॉल किया जाएगा। दे विल fumigate the container and give the fumigation certificate. After that, shipping line surveyor will allot a container and start the stuffing and shipping of the container. Fine. यहाँ पर क्या होगा, कंटेनर में जो स्टफिंग का पार्ट है वो यहाँ पर किया जाएगा। आफ्टर दैट what we will do, we will put our all goods basically in the container, not the exporter. Exporter physically will not present there or maybe they will present over there, but the authorities over there in inland container depot ICD के अंदर जो authorities रहेगी, they will help in stuffing the container and all. They will prepare a stuffing report here, and the shipping company will put a shipping line seal, and the custom officers, custom department will put a custom seal on the container after checking and verifying your goods as per your packing list. जैसे ही वो पैकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स को अप्रोप्रिएट मानेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट्स जो है एकदम अप्रोप्रिएटली एज पर पैकिंग लिस्ट दे आर स्टफ्ड इनटू द कंटेनर, दे विल mark a custom seal on the container. Fine. Now there is a part of export documentation. Export documentation is one of the most important part of export. The CHA will get prepare all the export documents like BL. It is known as bill of lading. The one of the important most important document in export, bill of lading, which is being issued by shipping company. The invoices made by the exporter, packing list, shipping bill,
and quality certificate, fumigation certificate, GSP, generalized system of preference, which is worked for some countries, and stuffing report. These old reports and documents will be given by CHA to exporter. Now exporter will prepare a bill of exchange, and all these documents, these all documents which is being given by the CHA, clearing custom house agent, to the exporter. The exporter will attach the bill of exchange and they will submit it in the bank. Which bank? The bank of exporter. They will submit in the bank of exporter. Exporter अपने बैंक में इसको क्या करेगा? Submit कर देगा as per the terms and condition given in the LC. ये कब तक सबमिट करना है हमें? वी हैव टू सबमिट इट बिफोर द एलसी डेट गेट एक्सपायर्ड. जब तक एलसी की डेट है, जहां तक एलसी के अंदर लिखा है कि हमें कितने टाइम के अंदर एक्सपोर्ट करना है, उससे पहले पहले एक्सपोर्ट करके ये सारे डॉक्यूमेंट जो है दैट शुड बी सबमिटेड टू द बैंक ऑफ एक्सपोर्टर. नाउ एक्सपोर्टर बैंक व्हाट दे विल डू, दे विल चेक द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड they will send the documents to importers bank. Now importer bank का यहाँ पर काम आएगा. They will check and authenticate the documents. If all is okay, they will release the payment to exporter bank. अगर यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओके मिलेंगे इंपोर्टर बैंक को, then they will definitely release the payment to exporter bank as per the terms and condition of LC. Fine. Now the bank trade finance department का पार्ट जो वो यहाँ पर काम आएगा. What they will do, जैसे ही एक्सपोर्टर का सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है, इंपोर्टर बैंक जो क्या करेगा, एक्सपोर्टर के बैंक को वो पेमेंट ट्रांसफर कर देगा. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी आर गेटिंग money from some other country, definitely we will not receive the money in Indian rupees. The exporter bank will get the payments in preferably USD, maybe in euro or pound, but preferably most working, we can say most प्रेफरेबल करेंसी इज यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो रहेगी बेसिकली. उसके अंदर पेमेंट जो है वो कहाँ आएगा, बेसिकली एक्सपोर्टर बैंक के अंदर पेमेंट आ जाएगा. नाउ एक्सपोर्टर बैंक व्हाट दे विल डू, दे विल कन्वर्ट इट इनटू द इंडियन रुपीज एंड क्रेडिट इन एक्सपोर्टर्स अकाउंट. और वो क्या करता है, एक्सपोर्टर अकाउंट के अंदर पेमेंट जो है उसको क्रेडिट कर देता है. कमल सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. या प्लीज सर, प्लीज सर. बीच में अपने 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले लेते हैं. या अभी बस लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड. इसके बाद क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं अपन सारे. ओके ओके. या सर. ओके जी, ओके. नाउ इसके बाद क्या होता है, एक्सपोर्टर बैंक जो है वो बीआरसी, बैंक रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट जो है वो आरबीआई को सबमिट करता है कि पेमेंट जो है वो टाइम पर आ चुकी है, ऑल द एक्सपोर्ट कंडीशंस आर फुलफिल्ड, एंड देयर इज वन लायबिलिटी for the exporter that payment must come within 180 days of export. Export के 180 दिन के अंदर पेमेंट आना, that is must, that is necessary basically. It was the basic about export and import, how to start an export business, कैसे start करना है, how to some basic terms we had discussed today here. Now I am going to stop the screen sharing and we will have, if somebody have some questions, all the questions are welcome. जैसे एक तो मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, कि बिल्कुल कोई स्मॉल स्केल पे शुरू करना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट कोई मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट ही है, हाँ जी, उसको मतलब एक्सपोर्ट करना चाहे, जी सर, कोई छोटे से छोटा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब यही रहेगा सेम या सेम प्रोसीजर सर. एक मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, सबके लिए एक ही प्रोसेस है. दिस इज द सिंगल प्रोसेस फॉर एवरीबडी and very easiest process to start the export business. Okay. Yes sir. Anybody else? If some questions are there. Sir, I have a question. Yes. Sir, first of all, good evening. Good evening. Sir, my question is how to find buyers, because I think it is a more difficult part in export. So please tell us about it. Yeah, really it is a very great question कि हमने प्रोडक्ट चूज कर लिया है. नाउ हाउ वी कैन गेट अवर बायर्स, हम बेचे किसको बेसिकली. सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बेसिकली ये रहेगा. इसके लिए हमें क्या करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बेसिकली जो अलग अलग कंपनीज अडॉप्ट करती हैं. जो बेस्ट
टेक्निक जो आज तक पिछले 12 साल के करियर में मैंने देखी है, दैट इज बेसिकली वी हैव अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेबसाइट्स लाइक डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो हमें एक्सपोर्ट का डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं. होल्ड ऑन, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ. होल्ड ऑन. विजिबल है आपको अभी स्क्रीन? Yes, जी. sir. Okay, this is the website of DGFT, dgft.gov.in. So what we can do, we can go to the dgft.gov.in website पे हमें जाना है, and we can go to the learn part. यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स. जी, sir. सिंपली गो देयर. फाइन. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एक्सपोर्टर डेटा बैंक मिल जाएंगे. यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक, टोटल ट्रेड कंट्री वाइज टॉप कंट्रीज, यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा बैंक यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा. लाइक सपोज वी आर गोइंग टू चेक कि कौन सी कंट्री के अंदर बेसिकली कौन सी कमोडिटी किस ईयर में हमने कितना अमाउंट के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया है, इंडिया से कितना अमाउंट में एक्सपोर्ट हुआ है. फाइन. सपोज वी आर गोइंग टू सर्च फॉर व्हीट. यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एचएस कोड जो है वो रहता है हर प्रोडक्ट का. एचएस कोड हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या है. वो हमें जब हम डील करेंगे बेसिकली अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो वहां पर व्हाट विल हैपन कि बेसिकली एचएस कोड जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, इसकी पूरी फाइल है, उसमें हम देख सकते हैं इजीली. लाइक हम ड्रम व्हीट का चेक करते हैं यहाँ पे. दिस इज ड्रम व्हीट एंड वी आर गोइंग टू चेक फॉर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ लास्ट ईयर इन यूएस डॉलर्स. Hold on, their record is not available here. Search for some other, like suppose, give me any product. Give me any product. Let us search for that. Okay, let's go for leather. Okay. So यहाँ पर हम देखते हैं लेदर के बारे में. लेदर की बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर हमें मिल जाएगी. ओके, फिनिश्ड क्रोम की तरफ देखते हैं एक बार. फिनिश्ड क्रोम्स कितना गया है, कौन से ईयर के अंदर, इसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं. कुछ एक प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो मे बी दोज प्रोडक्ट वर नॉट एक्सपोर्टेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर. गो फॉर द शुगर. ओके, यहाँ पे मिल्क एंड क्रीम का भी दिया है. मिल्क एंड क्रीम का एक बार देख लेते हैं अपन. फाइन. सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कि हमने किस कंट्री में किस ईयर में कितना ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है. ठीक है. तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी किस कंट्री के अंदर भेजी गई. लाइक भूटान इज देयर, जहां पर हमने 2.39 यूएस डॉलर मिलियन यूएस डॉलर जो है 17-18 एक्सपोर्ट किया. 18-19 में 4.43 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट किया. इट गिव्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 85.53%. तो दिस कंट्री इज गुड टू मार्क. यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं. इसके अलावा नेपाल वाज देयर. नेपाल में हमने 17-18 में किया था एक्सपोर्ट, बट नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ है 18-19 में ड्यू टू हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड. ठीक है, हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड के कारण एक न्यूज आई थी कि नेपाल ने इंडियन प्रोडक्ट्स को रोक दिया है बेसिकली. सिंगापुर इज देयर, यहाँ पर अपन मार्क कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कौन सी मार्केट जो है जहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने की. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लान अवर स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो हम उसको प्लान कर सकते हैं. एनी एल्स? जी सर. Have you got my point? Yes, sir. Okay. Any question? हाँ जी, और कोई अपना क्वेश्चन करना चाहें? Sir, I have one more question. Yeah, please. First of all, you tell me your name because your name is not displayed here. It is just Yeah. Oppo A7. Yeah, sir. Yeah. My name is Prasanjit. I am from Jodhpur, Rajasthan.
Okay. Yeah, Yeah. Prasenjit. Yes, sir. Sir, Yeah, I please. have one more question. Mhm. How to participate in trade fairs? Okay, fine. This is one of the best question we can say. How to participate in trade fair. ट्रेड फेयर्स के लिए प्रसंजित क्या रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेड फेयर्स कब कब किस कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. यू विल गेट दिस डेटा फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ डीजीएफटी ऑल्सो. डीजीएफटी की वेबसाइट पर आपको डेटा मिल जाएगा. इसके अलावा फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज, फिक्की की वेबसाइट जो है उस पर भी आपको इसका डेटा अवेलेबल रहता है कि कब कब कौन सी कंट्री के अंदर कौन कौन सी ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एज वेल एज जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, they will also give you the data about upcoming these kind of we can say trade fairs. Fine. Physically as well as in this pandemic time, जब से कोविड का स्टार्ट हुआ है तब से डिजिटल ट्रेड फेयर्स भी अभी हो रहे हैं मार्केट में. तो वो आपको मिल जाएगा वहां से डेटा. उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं अपना बजट. ठीक है. और किस कंट्री के अंदर बेसिकली यू कैन फाइंड द मोर बायर्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं इजीली. फाइन. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir, for Welcome. your information. Any more questions? चांदनी जी अपने साथ है, वो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं क्या? Yeah, हाँ जी. please. Hello, sir. Yes, ma'am. There is a question like अगर कोई एक ही प्रोडक्ट करना हो and it is not on a big scale, Mm-hmm. like one to one है, मतलब B2C है directly, it's Fine. not B2B. तो Mm-hmm. फिर उसके लिए कैसे रहेगा, like डायरेक्टली कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचाना हो? दो तो उस मेथड्स केस हैं में हमारे पास. हाँ, प्लीज आपके पहले क्वेश्चन पूरा कीजिएगा. हाँ वही, जैसे कि Amazon और इन सब में होता है ना, वैसे ही अगर हमें बाहर की कंट्रीज में करना हो कोई प्रोडक्ट, तो उस केस में आपने आंसर खुद ही दे दिया मुझे. Amazon नहीं itself provide the facility for exporting product in different countries. Like Amazon.in हमारे इंडिया में काम करते हैं, वैसे Amazon.com है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की हमें फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है. बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमें खुद को हैंडल करना पड़ता है इसके अंदर. ठीक है. बाकी का जो लॉजिस्टिक का पार्ट है, शिपिंग का पार्ट Amazon खुद करता है. इसके अलावा अगर आप खुद करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट इतना पोटेंशियल रखता है और वी कैन से कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल मार्जिन है, ठीक है, कि आप खुद उसको एक्सपोर्ट करके अपने बिहाफ पर और अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, तो आप डायरेक्ट अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कीजिए. एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना खुद का डेवलप करिए और आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट चल सकता है. लाइक सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडियन ज्वेलरी स्पेशली जो थेवा ज्वेलरीज है और वी कैन से इंडियन स्टोन है, स्पेशली जयपुर के जो स्टोन्स हैं उनका यूके में, यूएसए में, सिंगापुर में यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट है. ऑल्सो इन यूरोप. तो बहुत सारी फर्म्स है वो डायरेक्टली खुद एक्सपोर्ट कर रही है वहां पर. तो व्हाट वी कैन डू, अपनी वेबसाइट को बिल्ड किया हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, गूगल से, उस पर्टिकुलर कंट्री लोकेशन में उसको एडवर्टाइज किया. व्हाट विल दैट विल जनरेट सम लीड्स, सम डेटा जो है वो जनरेट होगा, लीड्स जनरेट होगी और लोग हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे एंड दे विल प्लेस ऑर्डर इन आवर वेबसाइट. फाइन. तो हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर मैंने आपको कंटेनर्स की बात करी. कंटेनर्स में तो एक बिग अमाउंट के अंदर गुड्स जाता है, बट हम क्या कर सकते हैं, एयर कार्गो जाता है उसके द्वारा. ठीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ कोरियर सर्विसेज लाइक फेडेक्स है, डीटीडीसी है. ठीक है. इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो हमें क्या है कि डायरेक्ट यहाँ से इंडिया से फॉरेन के लिए कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके द्वारा भेज सकते हैं. इसके अलावा इंडियन पोस्टल सर्विसेज जो है वो भी हमें एक्सपोर्ट के लिए शिपमेंट करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हम उसके द्वारा भी भेज सकते हैं. Okay. इवन सिंगल Then प्रोडक्ट, छोटा प्रोडक्ट भी. यस. तो अगर अपन जैसे Amazon या इनकी मदद लेते हम्म. हैं, इफ वी आर नॉट श्योर फॉर इनिशियल, मतलब स्टार्ट Yeah. करने के हिसाब से, हम्म. तो फिर ये पैकेजिंग वाला पार्ट और ये सब आप नहीं, मतलब खुद नहीं पैकेजिंग तो अपने एंड पे यहीं से होगा. देखो, आपके खुद का जो वेयर हाउस होगा या फिर आपका जो खुद का जो वर्क स्टेशन है जहां से आप काम कर रहे हैं, पैकेजिंग पार्ट आपको वहीं पर हैंडल करना पड़ेगा. शिपमेंट पार्ट जो है बेसिकली वो Amazon आपके लिए करेगा. ठीक है. वो आपके गोडाउन से या फिर आपके स्टोर से, आपके लोकेशन से पिकअप कर लेते हैं एंड दे आर चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ सम परसेंटेज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट अमाउंट.
वो चार्ज करते हैं और आपके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं।